हेलो व्यूअर्स, वेलकम यू ऑल। फिर से एक नई लाइव क्लास के साथ, जिसका हमारा टॉपिक आप देख सकते हैं चेस्ट इंजरी। चेस्ट इंजरी के बारे में मैं बताऊंगी कि चेस्ट इंजरी होता क्या है, क्या इसके कारण हैं, क्या लक्षण हैं और किस तरीके से इन लक्षणों का उपचार किया जा सकता है। चेस्ट इंजरी आपके लिए शायद नया टॉपिक होगा या पहले पढ़ चुके होंगे, तो जो इसमें से कुछ चीज़ें अभी मैं आज नहीं बताऊंगी कि चेस्ट इंजरी में कुछ चीज़ें लोग क्या होता है कि ब्लंट ट्रॉमा क्या होता है, शार्प में क्या होता है, तो कुछ उसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वी कैन सी नेक्स्ट चेस्ट इंजरी। जैसा कि दिखाया गया है कि चेस्ट इंजरी हो कैसे रही है, यहाँ पे एक आपको नाइफ दिखा दी गई है, ये हमारा चेस्ट है और किस तरीके से जो नाइफ है वो पेनिट्रेट कर रहा है। इट्स मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा। नेक्स्ट देन चेस्ट इंजरी। A chest injury is defined as a form of injury to the chest including the ribs, heart, lungs, great vessels, trachea and esophagus। चेस्ट इंजरी क्या है? चेस्ट इंजरी सिर्फ चेस्ट की इंजरी नहीं है कि सुपरफिशियली चेस्ट पे लग गया तो उसको हमने चेस्ट इंजरी बोल दिया, नहीं, इसमें और भी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। क्या क्या चीज़ें हैं जो इंक्लूडेड हैं इसमें? रिब्स मतलब जो हड्डियाँ मिलती हैं कहाँ पे? हमारे चेस्ट में रिब केज होता है उसमें। नेक्स्ट हार्ट मसल्स, लंग्स, नेक्स्ट ग्रेट वेसल्स जिसमें कि क्या होता है, रक्त स्राव होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो ग्रेट वेसल्स। ट्रेकिया और एसोफेगस भी इसमें इंक्लूडेड है, जो कि हमारे नेक में है। तो चेस्ट इंजरी में ना ही केवल चेस्ट, जबकि चेस्ट इंजरी हम किसको बोलते हैं? जब रिब्स, हार्ट, लंग्स, ग्रेट वेसल्स, ट्रेकिया और इसोफेगस इंक्लूडेड हो, इनमें ट्रॉमा हो जाए, इसको हम बोलते हैं चेस्ट इंजरी। सो वी विल सी द नेक्स्ट। Chest pain appear in many forms ranging from a sharp stab to a dull ache. Sometimes chest pain feels crushing or burning. In certain cases, the pain travels up the neck into the jaw and then spread to the back or down one or both arms. यहाँ पे चेस्ट इंजरी में कुछ पेन को बताया गया कि पेन कैसा होता है। कैसे आपको पता चलेगा कि ये चेस्ट इंजरी ही है? क्या पता वो चेस्ट इंजरी ना हो। तो उस पेन को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, चेस्ट पेन को, कि चेस्ट इंजरी में कैसा पेन होगा, क्योंकि जब हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तब भी तो चेस्ट पेन होता है ना। तो उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे मैंने बताया है कि चेस्ट पेन क्या होता है। यहाँ पे शार्प स्टैबिंग से ले करके डल एक्ट तक हो सकता है। मे बी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, शार्प पेन हो रहा है, मे बी डल, धीरे धीरे पेन हो रहा है, चेस्ट इंजरी हुई है पर क्या है, धीरे, बहुत स्लोली स्टैबिंग, डल पेन हो रहा है। समटाइम्स चेस्ट पेन फील क्रशिंग, कभी कभी क्या फील होगा, क्रश, ऐसा लग रहा है कि कोई पत्थर है जो हमारे चेस्ट के ऊपर है, या फिर कोई हमारा जो चेस्ट है वो किसी दो भारी चीज़ों के बीच में आ गया है, ऐसा पेन होगा, क्रशिंग पेन। देन बर्निंग सेंसेशन, ऐसा लगेगा जलन हो रही है, जैसे जलने का पेन होता है ना, जब हम फायर से या किसी चीज़ से जल जाता है, केमिकल बर्न होता है, तो उस टाइम पे जैसा फील होता है जो पेन, वो बर्निंग पेन। किसी केस में तो ऐसा होता है कि जो पेन होता है वो चेस्ट से लेकर के बैक तक, आर्म तक रोटेट होता है। इस तरीके के पेन होते हैं। मे बी बोथ आर्म में हो, मे बी ये हो सकता है कि एक ही आर्म में हो। तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए कि चेस्ट इंजरी में कैसा पेन होता है, और मे बी किसी केसेस में क्या है, हार्ट में या एंजाइना पेक्टोरिस बोल सकते हैं, उसमें भी क्या है, चेस्ट पेन होता है। तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए कि चेस्ट इंजरी में कैसा पेन हो सकता है। वी विल सी द नेक्स्ट। अभी यहाँ पे मैंने बताया कि इंसिडेंस रेट क्या होता है, चेस्ट इंजरी के इंसिडेंस रेट क्या है। इंसिडेंस रेट का मतलब कितने केसेस हो रहे हैं, कितने केसेस देखने को हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये बताया कि 25% ऑफ द आल डेथ फ्रॉम द ट्रॉमेटिक इंजरी। चेस्ट इंजरीज में क्या है, 25% केसेस ऐसे हैं जो कि ट्रॉमा या इंजरी की वजह से जिनकी क्या हो रही है, डेथ हो रही है। 25% केसेस ऐसे हैं हमारे यहाँ। वी विल सी नेक्स्ट कॉजेस। क्या कॉजेस हैं? तो कॉजेस में यहाँ डिविजन्स हैं, डिवीजन के अंदर सब डिवीजन है। सबसे पहले हम देखेंगे ब्लंट इंजरी। पहला कॉज हम क्या देखेंगे, ब्लंट इंजरी। ब्लंट इंजरी में जो सबसे पहला कॉज सब डिवीजन में है वो है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, जैसे रास्ते में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया। कैसा एक्सीडेंट? किसी ट्रक के नीचे आ गए, कार के नीचे आ गए, या खुद से हम गिर गए। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी बोल सकते हैं इसको। फॉल मतलब छत से गिर गए, ऐसे क्या है, कैजुअली हम लोग घूम रहे थे, देखा नहीं और क्या है, नीचे गिर गए, और इंजरी कहाँ पे हुई है, चेस्ट पे हुई है। देन ये एक कॉज हो गया।
नेक्स्ट स्पोर्ट इंजरी, शार्प ये मान लेते हैं कि किसी बॉल से या किसी लकड़ी से क्या है शार्प आकर के कहाँ लगा, चेस्ट पे लगा, तो उसको क्या है स्पोर्ट इंजरी। हम लोग ड्यूरिंग द प्ले ड्यूरिंग द गेम क्या है हमको क्या है चेस्ट पे इंजरी हो रही, तो वो किसके अंडर में आएगा, स्पोर्ट इंजरी के अंडर में आएगा। असॉल्ट विद ब्लंट इंजरी, असॉल्ट विद ब्लंट इंजरी मतलब किसी ने क्या है मारा है, इंटेंशनली क्या है चेस्ट पे इंजरी किया है। नेक्स्ट क्रश इंजरी, क्रश इंजरी क्या है कि किन्हीं दो मे भी व्हीकल के बीच में या भी मे भी दो पत्थरों के बीच में आ गए क्या है क्रश इंजरी हो गई, बीच में क्या है हमारा चेस्ट क्या है दब गया है, तो वो कहाँ से आएगा चेस्ट इंजरी, इसको क्या बोलेंगे क्रश इंजरी, एक कॉज हो गया। दूसरा एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन मतलब अचानक से कहीं क्या है हम लोग गिर गए, चेस्ट के ऊपर क्या है हमको चोट लग गया, तो एक्सप्लोजन अचानक से हमको क्या हो गया चोट लग गया। तो ये क्या है ये सारे कॉजेस किसके अंडर में आ रहे हैं, ब्लंट इंजरी के अंडर में आ रहे हैं। ब्लंट इंजरी के अंडर में मोटर व्हीकल, फॉल, स्पोर्ट इंजरी, असॉल्ट विद ब्लंट इंजरी, क्रश इंजरी एंड एक्सप्लोजन, ये सब किसके अंडर में आ रहे हैं, ब्लंट इंजरी। नेक्स्ट वी विल सी पेनिट्रेटिंग इंजरी। पहला हमने देखा था ब्लंट इंजरी, ब्लंट इंजरी में क्या है कि ऐसे कुछ हमने ऐसे कॉजेज देखे हैं जिसमें क्या है कोई भी पेनिट्रेट नहीं हो रहा थी, कोई भी चीज़ नाइफ नहीं लग रही थी या फिर कोई एरो नहीं लग रहा था, कुछ ऐसा चेस्ट के अंदर इंजरी नहीं हो रही थी जिससे क्या है ब्लड क्या है बाहर की तरफ आपको दिखे तुरंत। अब पेनिट्रेटिंग इंजरी में क्या हो रहा है, कॉजेस के अंडर में पेनिट्रेटिंग इंजरी आता है, इसमें क्या होता है नाइफ, शार्प नाइफ है जो कि क्या है अचानक से आकर के क्या है इंटेंशनली अनइंटेंशनली क्या है लग गया पेशेंट के चेस्ट में, तो वो पेनिट्रेटिंग में आएगा क्या नाइफ। नेक्स्ट वी विल सी गन शॉट, गन शॉट में भी क्या है शार्प इंजरी होती है, गन शॉट में क्या है शार्प होती है, पेनिट्रेट कर रही है कहाँ पे चेस्ट पे। नेक्स्ट स्टिक इंजरी, स्टिक इंजरी क्या है पतली कोई छड़ी थी या डंडा था वो क्या हो गया अचानक से आगे चेस्ट में आकर के पेनिट्रेट कर गया, तो इसको क्या बोलेंगे स्टिक इंजरी। एरो, एरो मतलब तीर, मतलब कि कोई शार्प एरो है वो क्या है पेनिट्रेट कर रही है कहाँ को चेस्ट वॉल को पेनिट्रेट कर रही है, मे बी ये लंग्स को भी डैमेज करे, मे बी हार्ट को डैमेज करे, रिब केज को डैमेज करे, तो ये किसके अंडर में आ गया पेनिट्रेटिंग। ऑक्यूपेशनल इंजरी, अब ऑक्यूपेशनल इंजरी इसमें कैसे आ रही, कभी कभी क्या होता है बहुत हैवी मशीन्स होती हैं, जो वर्कर्स होते हैं वो वर्क कर रहे होते हैं इसमें, और फिर क्या है कोई शार्प जो मशीन है वो पेशेंट के चेस्ट पे आकर के क्या कर रही है पेनिट्रेट कर रही है, तो ये किसके अंडर में आएगा ऑक्यूपेशनल इंजरी के अंडर में आएगा। सो कॉजेस में पेनिट्रेटिंग इंजरी में देखा नाइफ, गन शॉट, स्टिक इंजरी, एरो, ऑक्यूपेशनल इंजरी, और ये सब क्या कर रही है पेनिट्रेट कर रही है जो पर्सन है जो क्लाइंट है उसके चेस्ट में, इसलिए इसको किस में रखा गया है पेनिट्रेटिंग इंजरी में। सो नेक्स्ट वी विल सी टाइप्स, टाइप्स में इसमें क्या है अभी मैंने इस टाइप्स को आगे डिफाइन किया है कि ये क्या होता है और इनका मैनेजमेंट क्या है, क्योंकि इस टाइप के अकॉर्डिंग ही हम इनको मैनेज करते हैं, क्योंकि हर जैसे हम देख रहे हैं कि रिब फ्रैक्चर है तो रिब फ्रैक्चर का अलग मैनेजमेंट होगा टाइप्स, तो अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग क्या है इसको टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे रिब फ्रैक्चर, फिर नेक्स्ट हीमोथोरैक्स, नेक्स्ट फ्लैल चेस्ट, नेक्स्ट वी विल सी पल्मोनरी कंटूजन, नेक्स्ट कार्डियक टेम्पोनेट। तो ये सारे टाइप्स हैं और इन्हीं टाइप्स को हम अब आगे डिफाइन करेंगे। देन नेक्स्ट ये देखिए ये पेनिट्रेटिंग इंजरी का एक दिखाया है पिक्चर, जिसमें क्या है कि कोई स्टिक है जो कि आयरन की है जो कहाँ पे पेनिट्रेट हो रही है सीधा चेस्ट पे हो रही है, और जो कि ओपन इंजरी कर रही है, कैसा कर रही है ओपन इंजरी कर रही है। सो नेक्स्ट वी विल सी रिब फ्रैक्चर, जैसा कि मैंने अभी टाइप्स में बताया था ना कि ये टाइप्स हैं और फिर इसमें क्या है मैनेज करते हैं, आगे कैसे मैनेज करते हैं वो हम बताएंगे। तो रिब फ्रैक्चर होता क्या है सबसे पहले तो रिब फ्रैक्चर क्या है मोस्ट कॉमन चेस्ट इंजरी, मोस्ट कॉमन चेस्ट इंजरी, जैसे ही चोट लगती क्या है सबसे पहले रिब फ्रैक्चर हो गया, पर्सन गिरा या कोई छोटा बच्चा है वो गिरा और क्या है चेस्ट पे अगर चोट लगी तो रिब फ्रैक्चर होना ही होना है, क्या रिब फ्रैक्चर होना है। मे इंटरफेयर विद वेंटिलेशन एंड मेनी लेसरेशन अंडरलाइन लंग्स, इसमें ये बताया गया कि जो रिब फ्रैक्चर होता है उसमें जो रिब केज होता है, जो रिब में जो हड्डियां होती हैं जो बोन्स होती हैं वो तो फ्रैक्चर हो ही रही हैं, और मे भी क्या है ये इंटरफेयर करे, इंटरफेयर किस में करेगा वेंटिलेशन में। अब क्या है रिब केज जो है उसके अंदर लंग्स है, लंग्स में
क्या है, लंग्स में क्या है, लंग्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर रिब केज में क्या है इंजरी हुई है और वो जो बोन्स हैं वो टूटी, तो उसके बाद क्या है फिर लंग्स में चोट लगी, लंग्स के क्या होगा, लेसरेट होगा, साथ ही साथ क्या है हाइपो वेंटिलेशन होगा। जो पेशेंट होगा उसको क्या है वेंटिलेशन में प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी। तो अगर रिब फ्रैक्चर हुआ है तो इसमें क्या होगा, वेंटिलेशन और लंग्स, वेंटिलेशन में प्रॉब्लम होगी किसकी वजह से, लंग्स में चोट लगने की वजह से। नेक्स्ट हीमोथोरैक्स। हीमोथोरैक्स नाम से डिफाइन हो रहा है, हीमो ब्लड, थोरैक्स थोरैसिक कैविटी। तो देखिए क्या होता है ये, ब्लड इन प्लूरल स्पेस एज अ रिजल्ट ऑफ पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा और ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा। ब्लड कहाँ पे आ रहा है, प्लूरल स्पेस, और किसकी वजह से आ रहा है, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, जो कि ये पेनिट्रेटिंग भी हो सकता है और ब्लंट भी हो सकता है। तो हीमोथोरैक्स का सीधा सा मतलब क्या है, ब्लड कहाँ हो रहा है, ब्लड कहाँ पे आ रहा है, प्लूरल स्पेस में, जो कि अब नॉर्मल है। प्लूरल स्पेस में क्या है, सिर्फ प्लूरल फ्लूइड होता है जो कि क्या होता है, लिक्विड होता है, उसमें ब्लड प्रोडक्ट या ब्लड कंपोनेंट्स नहीं होते हैं। बट हीमोथोरैक्स के केस में, जो कि किसकी वजह से हुआ है, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा या ब्लंट ट्रॉमा की वजह से हुआ है, और उस क्या है, प्लूरल स्पेस में ब्लड मिला है या देखा गया है। ए कंपनी इज अ हाई परसेंटेज ऑफ चेस्ट इंजरी। ये जो हीमोथोरैक्स है ये बताया जा रहा है इसमें कि जो इस टाइप का जो ट्रॉमा होता है या चेस्ट इंजरी होती है वो हाई परसेंटेज में देखी गई है। मोस्ट कॉमन कौन सी थी, रिब फ्रैक्चर, बट बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि हीमोथोरैक्स भी होता है। और नेक्स्ट क्या है, कैन रिजल्ट इन हिडन ब्लड लॉस। हिडन ब्लड लॉस क्या है, हिडन ब्लड लॉस मतलब ब्लड लॉस हो तो रहा है पर दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो कहाँ जा रहा है, प्लूरल स्पेस में। प्लूरल स्पेस में जबकि क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, ब्लड कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। तो जो चेस्ट इंजरी हुई है उसका जो ब्लड लॉस हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, प्लूरल स्पेस में जा रहा है। तो इस वजह से इसको क्या बोला गया, हीमोथोरैक्स। नेक्स्ट वी विल सी, ये यहाँ पे दिखाया गया है कि ये प्लूरल स्पेस है, यहाँ पे जब क्या है एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया या फिर ब्लड एक्यूमुलेट हो गया है, जिसको प्लूरल इफ्यूजन बोल रहे हैं, तो उस टाइम पे किस तरीके से एस्पिरेट किया जा रहा है। एक टाइप से ये मैनेजमेंट में आ रहा है, हीमोथोरैक्स के मैनेजमेंट में आ रहा है। नेक्स्ट वी विल सी फ्लैल चेस्ट। फ्लैल चेस्ट है क्या, फ्लैल चेस्ट भी क्या है, एक टाइप है चेस्ट इंजरी का, जिसमें क्या होता है, लॉस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ चेस्ट वॉल एज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीपल रिब फ्रैक्चर। इसमें क्या हो जाता है, मल्टीपल रिब फ्रैक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ स्टेबिलिटी होता है। लॉस ऑफ स्टेबिलिटी मतलब हमारा जो रिब का या चेस्ट वॉल का एक पोजीशन है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि क्या है, मल्टीपल रिब फ्रैक्चर हो गए हैं चेस्ट ट्रॉमा की वजह से या चेस्ट इंजरी की वजह से। दिस अकर व्हेन वन पोर्शन ऑफ द चेस्ट हैज लॉस इट्स बोनी कनेक्शन टू रेस्ट ऑफ द रिब केज। मे बी क्या है, स्टर्नम जो होता है उससे क्या है, सारे हमारा जो रिब केज होता है वो एक फॉर्म होता है, वहाँ से कनेक्टेड होता है, एक बोन से दूसरी बोन, दूसरी बोन तीसरी बोन, ऐसे कनेक्टेड होता है। इसमें क्या हो रहा है कि वो कनेक्शन लॉस हो जा रहा है, ब्रेक डाउन हो जा रहा है बोन का, जिसकी वजह से जो रिब केज होता है वो अपना जो शेप होता है उसको खो देता है। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग, इसमें एक चीज़ जो कॉमन है फ्लैल चेस्ट में, जो इसका सिम्टम्स है वो क्या है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द डिटैच्ड पार्ट ऑफ द चेस्ट विल बी पुल्ड इन वन ऑन इंस्पिरेशन एंड ब्लोन आउट ऑन एक्सपिरेशन, जिसको बोलते हैं पैराडॉक्सिकल मूवमेंट। ये फ्लैल चेस्ट में ही देखा गया है, ये एक सिम्टम है फ्लैल चेस्ट का कि रेस्पिरेशन के टाइम पे जो डिटैच्ड पार्ट है चेस्ट का, मीन्स जो रिब्स हैं वो कैसी होंगी, इंस्पिरेशन के टाइम पे कैसी हो जाएंगी, अंदर की तरफ के खींचेगी। जैसे इंस्पिरेट किया, सांस अंदर की तरफ लिया, तो उस टाइम पे क्या है, जो रिब के जो वो रिब्स हैं जो टूटी हुई, वो क्या है, आपको चेस्ट कैसा दिखेगा, अंदर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और एक्सपिरेशन के टाइम पे कैसा दिखेगा, ब्लोन आउट, बाहर की तरफ जाता हुआ। इस टाइप के मूवमेंट को, जो चेस्ट मूवमेंट होता है इस टाइप का, उसको बोलते हैं पैराडॉक्सिकल मूवमेंट। और ये बेसिकली किस में देखा जाता है, चेस्ट इंजरी में, जब फ्लैल चेस्ट हुआ हो, फ्लैल चेस्ट इंजरी हुई हो, उस टाइम पे ही ये देखा जाता है। सो वी विल सी नेक्स्ट पल्मोनरी कंटूजन। पल्मोनरी रिलेटेड टू लंग्स, इट इज अ पेरेन्काइमल इंजरी कैरेक्टराइज्ड बाय हेमोरेजिक एडिमा, hemorrhage and edema in the alveoli causing failure of the respiratory function may not develop for 24 to 72 hours। इसमें बताया गया है कि इसका जो पेरेन्काइमल इंजरी होती है इसमें, ठीक है,
जो पल्मोनरी यानी जो लंग्स है उसमें क्या है, पेरेन्काइमल इंजरी होती है, जिसमें क्या है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, हेमरेज, हेमरेज मतलब ब्लीडिंग, या और क्या होगा साथ साथ एडिमा, एडिमा मतलब स्वेलिंग, ठीक है, और एल्वेलाई कॉजिंग द फेलियर ऑफ द रेस्पिरेटरी फंक्शन, जिसकी वजह से क्या है, जो एल्वेलाइज हैं, एल्वेलाई क्या होती हैं, हमारे लंग्स में सबसे छोटी इकाई होती है जो कि रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो उसमें क्या हो जाता है, कॉजिंग फेलियर जो कि रेस्पिरेटरी फंक्शन को क्या है, फेल कर देंगे, सांस लेने में पर्सन को क्या, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, डिस्पनिया हो रहा है, तो चेस्ट इंजरी के केस में ऐसा होता है। और मे नॉट डेवलप फॉर 24 to 72 आवर्स, मे भी कि जब पर्सन को चोट लगी है उसके बाद तक 24 घंटे तक क्या है, कोई सिम्टम्स ही नहीं आ रहे हैं, फिर क्या है 24 घंटे बाद सिम्टम आने शुरू हुए कि पेशेंट को क्या है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, फिर जब ले गए हॉस्पिटल में, वहाँ डायग्नोस्टिक टेस्ट हुए तो पता चला जो पेशेंट है उसको क्या है, हेमरेज हुआ है, चेस्ट में ट्रॉमा होने की वजह से हेमरेज हुआ है, एडिमा हो रहा है, जो एल्वेलाई है उनके फंक्शंस लॉस हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सांस लेने में पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है और पल्मोनरी कंटूजन उस टाइम पे डायग्नोस हो जाता है। सो नेक्स्ट वी विल सी, ये यहाँ पे दिखाया गया है कि रिब किस तरीके से ट्रॉमा हुआ है, फिर रिब फ्रैक्चर्स हुए हैं, और रिब जैसे ये मैं जब बता रही थी ना आपको कि फ्लैल चेस्ट के केस में क्या होता है, ये डिटैच हो जाता है बिल्कुल, ये कभी कभी तो क्या होता है कि ये बाहर की तरफ आपको दिखता है कि बाहर की तरफ जो रिब केज है वो बाहर की तरफ निकली हुई है, और इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन जो होता है, जो मैंने पैराडॉक्सिकल मूवमेंट बताया है, उस टाइम पर आप इसको क्या है, ऊपर से भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ चेस्ट इंजरी। नेक्स्ट वी विल सी कार्डियक टेम्पोरेट, ये कार्डियक के केस में भी आता है, बट यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, चेस्ट इंजरी में कंप्रेशन ऑफ हार्ट एज अ रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड विद इन द पेरिकार्डियल स्पेस कॉज्ड बाय पेनिट्रेटिंग इंजरी और मेटास्टेसिस। दो तरीके से हो सकता है, पेनिट्रेटिंग इंजरी की वजह से जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं चेस्ट इंजरी, और या फिर मेटास्टेसिस, मेटास्टेटिस इट्स में भी कैंसर और ट्यूमर। सो क्या होता क्या है कार्डियक टेम्पोरेट, कार्डियक टेम्पोरेट में क्या होता है कि चेस्ट के ऊपर क्या है, कंप्रेशन पड़ता है, चेस्ट मीन्स हार्ट जो है उसके ऊपर कंप्रेशन पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड का क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है, और फ्लूइड एक्यूमुलेट होने, कहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, पेरिकार्डियल स्पेस में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, जो कि ये प्रेशर करेगा कहाँ पे, लंग्स पे, और जैसे ही लंग्स पे प्रेशर करेगा तुरंत ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, और ये हो रहा है पेनिट्रेटिंग इंजरी की वजह से। सो इट इज़ कार्डियक टेम्पोरेट। नेक्स्ट वी विल सी कार्डियक टेम्पोरेट के साइन एंड सिम्टम्स यहाँ पे बताए गए हैं, जिसको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी बोलते हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी चेंजेस बताया गया सबसे पहले कि रेस्पिरेटरी क्या, क्योंकि इसमें अलग अलग क्यों बताया गया सिम्टम, क्योंकि रेस्पिरेटरी चेंजेस और कार्डियक सिम्टम्स दो तरीके के सिम्टम्स आते हैं कार्डियक टेम्पोरेट में। रेस्पिरेटरी चेंजेस में क्या आएगा, डिस्पनिया, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, डिस्पनिया, ब्रीथिंग डिफिकल्टी। नेक्स्ट कफ विद और विदाउट हेमोप्टाइसिस, खांसी हो सकती है ब्लड के साथ या ब्लड के बिना। नेक्स्ट साइनोसिस ऑफ माउथ एंड फेस, नेल बेड्स, म्यूकस मेम्ब्रेन। साइनोसिस ब्लूइश डिस्कलरेशन, ब्लूइश डिस्कलरेशन मतलब नीले कलर का, क्या, माउथ, फेस और नेल बड्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये सारी कैसी दिखेंगी, साइनोसिस, ब्लूइश डिस्कलरेशन, ब्लू कलर की, जो कि ऑक्सीजन इनसफिशियंसी की वजह से होता है। नेक्स्ट ट्रेकियल डेविएशन, ट्रेकिया का क्या है, जो वे है वो डेविएट हो जाए, मीन्स जो ट्रेकिया है वो अपनी जगह पे ना रहे, चेस्ट इंजरी की वजह से। नेक्स्ट डिक्रीज्ड ब्रीथ साउंड, जो ब्रीथ साउंड है वो डिक्रीज हो जाए क्योंकि ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है। नेक्स्ट डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सैचुरेशन, क्योंकि ब्रीथिंग डिफिकल्टी की वजह से क्या है, जो पेशेंट की बॉडी है उनके टिश्यूज़ को क्या है, सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से क्या है, ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट वी विल सी, जैसा कि मैंने बताया था जो कार्डियक टेम्पोरेट है उसमें दो तरीके के चेंजेस आते हैं, रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर। रेस्पिरेटरी हमने पहले ही देख लिया, कार्डियोवैस्कुलर में क्या क्या चेंजेस आएंगे, रैपिड थ्रेडी पल्स होगी। थ्रेडी पल्स मतलब जब आप पल्स फील करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, रैपिड थ्रेडी पल्स मीन्स क्या है, तेज तेज जो पल्स होगी वो आपको बहुत तेज फील होगी, लेकिन क्या है, स्किप हो जाएगी, बीच बीच में कैसी हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, नैरोड पल्स प्रेशर, एसिमेट्रिक बीपी वैल्यू इन आर्म, जब आप दोनों आर्म में क्या है ब्लड प्रेशर चेक करोगे तो उस टाइम पे आपको एसिमेट्री मिलेगी, मीन्स सेम ब्लड प्रेशर आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट डिस्टेंडेड नेक वेन, क्योंकि इनसफिशियंसी है किसकी, ऑक्सीजन की, इस वजह से जो नेक की वेन होगी वो कैसी होगी, डिस्टेंडेड होगी। मफल्ड हार्ट साउंड, चेस्ट पेन एंड डिसरिथमिया, इस तरीके के कार्डियोवैस्कुलर के सिम्टम्स क्या है देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट
कार्डियक टेम्पोनेट में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑन सरफेस फाइंडिंग। सरफेस फाइंडिंग मतलब चेस्ट पे ऊपर कैसा दिखेगा, कैसे पता चलेगा कि हाँ कार्डियक टेम्पोनेट ही है। सरफेस फाइंडिंग्स क्या क्या आएंगी, तो ब्रूइशिंग मतलब ब्लू डिस्कलरेशन, एब्रेशन ऐसा लगेगा मीन्स चोट लगी हुई है, कुछ ऐसा स्किन के पार्ट निकले हुए दिखेंगे सरफेस पे। ओपन चेस्ट वुंड भी दिख सकता है आपको। ओपन चेस्ट वुंड मतलब अगर पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा हुआ है तो ओपन चेस्ट वुंड दिखेगा, ब्लीडिंग दिखेगी। नेक्स्ट सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा। सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा में क्या होगा कि जो सबक्यूटेशनली क्या है एयर का एक्युमुलेशन होने लगता है, सो ये भी आपको मिलेगा कार्डियक टेम्पोनेट के केस में। नेक्स्ट वी विल सी, ये एक चेस्ट एक्सरे दिखाया गया है जिसमें क्या है कि चेस्ट इंजरी के बाद का चेस्ट एक्सरे है कि किस तरीके से कार्डियक टेम्पोनेट के केस में ये दिखता है। ये देखिए यहाँ पे जो कार्डियक है उसका क्या है शेप कैसा हो रहा है, बूट शेप दिख रहा है, क्योंकि ये क्या है ये इन्लार्जमेंट हो गया है पेरिकार्डियल, क्योंकि यहाँ पे एडिमा हुआ है जिस वजह से ऐसा ही एक्सरे दिख रहा है। नेक्स्ट वी विल सी, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे किस केस में, चेस्ट इंजरी के केस में, चेस्ट ट्रॉमा के केस में हम लोग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन, देन फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे, सिटी स्कैन एंड देन एमआरआई। इसी में डायग्नोस हो जाएगा कि किस टाइप का चेस्ट इंजरी हुआ है पेशेंट को। नेक्स्ट मैनेजमेंट से पहले हमको हमारा गोल सेट होना चाहिए कि क्या गोल है पेशेंट को हमें ट्रीट किस चीज़ के लिए करना है। तो द गोल इज़ टू रिस्टोर नॉर्मल कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन एज क्विकली एज पॉसिबल। जैसे मतलब जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी क्या है हमें पेशेंट के कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन को सबसे पहले क्या करना है, सही करना है। कार्डियो रेस्पिरेटरी मतलब रिलेटेड टू हार्ट और रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, जिसमें से हम सबसे पहले क्या रेस्पिरेशन को ट्रीट करेंगे। रेस्पिरेशन मतलब ब्रीथिंग डिफिकल्टी, क्योंकि आपने देखा चेस्ट इंजरी में जितने भी सिम्टम्स आपने देखा सब वो कार्डियक से रिलेटेड या फिर ब्रीथिंग डिफिकल्टी से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हमारा एम क्या होगा, रेस्पिरेटरी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको ट्रीट करना है। क्या करेंगे इसके लिए, परफॉर्मिंग रिसक्सिटेशन, अगर ज़रूरी है ज़रूरत है तो क्या है रिसक्सिटेशन, सीपीआर की प्रोसेस हमको स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट एसेस द पेशेंट की कंडीशन, अगर ज़रूरत नहीं है तो क्या है उसके बाद हमको क्या है पेशेंट का कंडीशन असेस करते रहना है कि क्या है, क्या पेशेंट का कंडीशन है इस टाइम पे, एबीसी एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन का। नेक्स्ट रिस्टोर चेस्ट वॉल इंटीग्रिटी, चेस्ट वॉल की इंटीग्रिटी को हमको रिस्टोर करना है। रिस्टोर मतलब अगर वो ओपन वुंड इंजरी हुई है उस टाइम पे क्या है जितनी देर तक वो वुंड खुला रहेगा उतने ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो क्या है जो चेस्ट वॉल की इंटीग्रिटी है उसको रिस्टोर मतलब सही करने की कोशिश करनी है। री एक्सपैंडिंग द लंग्स, जैसा कि बताया था कि फ्लायर चेस्ट इंजरी में जैसा मैंने बताया था कि क्या है कि जो लंग्स होते हैं उनमें क्या है वो क्या है सही तरीके से अपने काम को कर नहीं पाते हैं, तो री एक्सपैंडिंग करना है किसका, लंग्स का। नेक्स्ट ये है जो चेस्ट इंजरी, किसी भी टाइप की चेस्ट इंजरी हुई हो तो ये स्टेजेस ऑफ मैनेजमेंट हमको फॉलो करना ही करना है सबसे पहले। ये हम बाद में देखेंगे कि किस टाइप का इंजरी हुआ है पेशेंट को, कंटूजन हुआ है या फिर पेशेंट को कार्डियक टेम्पोनेट हुआ है, ये हम लोग सेकेंडरी देखेंगे। पर जैसे ही आप देख रहे हो कि पेशेंट को क्या है इंजरी हुआ है चेस्ट इंजरी, तो हमें मैनेज कैसे करना है। सबसे पहले प्राइमरी असेसमेंट ऑफ एबीसी, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन को हमें क्या है सबसे पहले प्राइमरी असेसमेंट होता है कि हमें पेशेंट को अगर चेस्ट इंजरी हम देख रहे हैं तो एबीसी। देन इफ पेशेंट नीड, असेसमेंट के बाद अगर पेशेंट को लगता है तो रिसक्सिटेशन करना है। उसके बाद रीवैल्यूएशन चेक करना है कि पेशेंट की जो कंडीशन थी थोड़ी इंप्रूव हुई है या नहीं हुई है। फिर उसके बाद क्या है सेकेंडरी सर्वे, हेड टू टो एक्सरे। सेकेंडरी सर्वे मतलब अब क्या है हमको क्या करना है, हेड टू टो पेशेंट को चेक करना है कि चेस्ट इंजरी के अलावा भी कुछ हुआ है पेशेंट को, और फिर एक्सरे के लिए क्या है पेशेंट को भेजना है। देन रीइवैल्यूएशन, पेशेंट को क्या है रीइवैल्यूएट करना है। देन ट्रांसफ़र, रीइवैल्यूएट करके ट्रांसफ़र क्यों किया, हम देख रहे हैं कि पेशेंट को चोट किस चीज़ मीन्स किस टाइप का फ्रैक्चर हुआ है वो देखते हैं, या फिर किस टाइप की इंजरी हुई है वो देखते हैं। उसके बाद फिर क्या है पेशेंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं, और ट्रांसफ़र करने के बाद जो डेफिनेटिव केयर होती है मीन्स अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिम्टम, साइन एंड सिम्टम वी आर गोइंग टू ट्रीट द पेशेंट। डेफिनेटिव केयर हम लोग क्या है पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट मैनेजमेंट में असिस्ट इन इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक टू रिलीव पेन, सो कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग में बी एकम्प्लिस्ड। यहाँ पे क्या है मैनेजमेंट में क्या होता है कि इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक
देते हैं। मीन्स इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक का क्या मतलब है, नर्व को ब्लॉक करने वाली, मीन्स जो पेन को रिलीव करे, ऐसी मेडिसिन को क्या है देना है पेशेंट को, जिसकी वजह से जो पेशेंट जब उसका पेन रिलीफ होगा ना, तो कफिंग और डीप ब्रीथिंग में भी क्या है, कफिंग भी पेशेंट की रिलीव होगी, और क्या है डीप ब्रीथिंग में क्या है पेशेंट को हेल्प मिलेगी। पेशेंट को डीप ब्रीथ करने के लिए तब आप बोल सकते हो, अभी पेशेंट को दर्द हो रहा है, खांसी आ रही है, उसको डीप ब्रीथ करने के लिए बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, जिसकी वजह से क्या है आपको सबसे पहले तो पेशेंट का पेन मैनेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, an intercostal nerve block is the injection of a local anesthetic into area around intercostal nerve to relieve pain temporarily। कहने का मतलब है जो इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक की मैंने बात किया, जिससे मैंने बोला पेन रिलीव हो जाएगा, ये है क्या, ये क्या है, एक लोकल एनेस्थेटिक है जो कि इंटरकोस्टल नर्व के अराउंड में दिया जाता है पेन को टेम्पररी रिलीव करने के लिए। फॉर मल्टीपल रिब फ्रैक्चर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में भी यूज। अगर मल्टीपल रिब फ्रैक्चर हुआ है देन हमको क्या यूज़ करना है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, जिसकी वजह से भी पेन रिलीव होता है। नेक्स्ट वी विल सी, इसमें जैसे मैंने बताया था कि मैनेजमेंट में रिब फ्रैक्चर मैंने एक टाइप बताया था, जो रिब फ्रैक्चर था उसको कैसे मैनेज करेंगे। सपोर्ट इंजरी एरिया बाय स्प्लिंटिंग इन हैंड, इंजरी एरिया को सपोर्ट करना है स्प्लिंटिंग इन हैंड। अभी रिब फ्रैक्चर हुआ है, वहाँ पे तुरंत तो आपको कोई मेडिसिन नहीं मिल जाएगी, तो क्या करना है, स्प्लिंट हाथ के सपोर्ट से क्या है पेशेंट का जो इंजर्ड एरिया है उसको क्या करना है, स्प्लिंट लगाना है, इमोबिलाइज करना है। देन गिव एनाल्जेसिक, उसके बाद आपको पेशेंट को एनाल्जेसिक दे देना है। जैसे कि फ्रैक्चर का रूल होता है कि अगर फ्रैक्चर हुआ है तो जो सबसे पहली चीज़ है वो हम क्या करते हैं, स्प्लिंटिंग, मीन्स जो जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पे स्प्लिंट लगा देना, उस एरिया को इमोबिलाइज कर देना है। तो सेम यहाँ पे हमने किया है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट फॉर हीमोथोरैक्स, थोरासेंटेसिस टू एस्पिरेट ब्लड फ्रॉम प्लूरल स्पेस। थोरासेंटेसिस एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो प्लूरल स्पेस में जो प्लूरल फ्लूइड के अलावा जो फ्लूइड है या फिर ब्लड है उस, या फिर पस है, या फिर इन्फेक्शन का कोई पस है, उसको क्या करते हैं हम लोग थोरासेंटेसिस के थ्रू क्या है बाहर कर लेते हैं, एस्पिरेट आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट, अस्कल्टेट लंग मॉनिटर फॉर डिस्पनिया, अमाउंट ऑफ लॉस ब्लड इन ड्रेनेज। लंग्स को अस्कल्टेट करना है, अस्कल्टेट करने का मतलब है लंग्स के साउंड्स को सुनना है। नेक्स्ट, मॉनिटर करना है डिस्पनिया, डिस्पनिया मतलब ब्रीथिंग डिफिकल्टी कितनी हो रही है जो क्लाइंट है या जो पेशेंट है, और ब्लड लॉस कितना हुआ है ड्रेन में, जो ड्रेनेज सिस्टम जो आपने थोरासेंटेसिस किया है उस टाइम पे क्या है प्लूरल स्पेस में जो एक्यूमुलेटेड ब्लड है वो बाहर आता रहता है, तो उसको भी हमें मॉनिटर करना है कि कितना ब्लड बाहर आया है। नेक्स्ट, रिप्लेस वॉल्यूम विद आईवी फ्लूइड और ब्लड प्रोडक्ट। जो जितना भी आप, जैसे आप थोरासेंटेसिस कर रहे हो तो उस टाइम पे ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ब्लड ही ब्लड वापस आ रहा है, वहाँ से प्लूरल स्पेस से क्या है फ्लूइड भी वापस आएगा, तो उसको रिप्लेस करने के लिए आपको पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स भी क्या है देना पड़ेगा, तो ये भी इसके मैनेजमेंट में आएगा। नेक्स्ट वी विल सी फ्लायल चेस्ट। फ्लायल चेस्ट भी एक टाइप की इंजरी थी जो भी आपने देखा। Stabilize the flail portion of the chest with hands, apply a pressure dressing and turn the patient on injury side or place 10 lb sandbag on flail chest। ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सीधी सी बात है, स्प्लिंटिंग करना है, इमोबिलाइज करना है। तो इसके लिए एक तरीका बताया है कि जो फ्लायल चेस्ट है, जो टूटी हुई रिब्स हैं, उनको क्या है हैंड के थ्रू प्रेशर ड्रेसिंग करनी है पेशेंट को, और 10 lb के सैंडबैग क्या है पेशेंट को क्या है इमोबिलाइज करने के लिए पेशेंट के चेस्ट के पास रखना है, ताकि पेशेंट का जो चेस्ट है वो इमोबिलाइज ना हो। इस वजह से थोरैसिक एपिड्यूरल एनाल्जेसिक में भी यूज टू रिलीव पेन। जो पेशेंट है अब उसको पेन भी हो रहा है, तो पेन को रिलीव करने के लिए हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, थोरैसिक एपिड्यूरल एनाल्जेसिक दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है पेशेंट का पेन रिलीव हो जाएगा। नेक्स्ट ये दिखाया गया है कि जो पेशेंट है फ्लायल चेस्ट का या फिर चेस्ट इंजरी का, उसको किस तरीके से ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, फिर हमें क्या है उसको ऑक्सीजनेशन नीड होती है, तो वो ऑक्सीजनेशन का एक स्लाइड दिखाई गई है। नेक्स्ट मैनेजमेंट, इस पर जो एक टाइप पढ़ाया था उसमें क्या है पल्मोनरी कंट्यूजन के लिए। तो पल्मोनरी कंट्यूजन के लिए क्या मैनेजमेंट है, मैकेनिकल वेंटिलेशन में प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को, तो सबसे पहला हमारा काम है पेशेंट को वेंटिलेट करना। नेक्स्ट, एडमिनिस्टर डायरेटिक्स टू डिक्रीज एडिमा। पेशेंट को क्या है, मैंने एक चीज़ इसमें बताया था कि पेशेंट को हैमरेज और क्या हो रहा है एडिमा हो रहा है, तो यहाँ पे एडिमा को रिलीव करने के लिए क्या दे रहे हैं, डायरेटिक्स दे रहे हैं। तो डायरेटिक्स के थ्रू क्या है एडिमा को रिलीव कर रहे हैं।
करेक्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद सोडियम बाइकार्बोनेट। ऐसे केसेस में पल्मोनरी कंट्यूजन के जो केसेस होते हैं इसमें क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के चांसेस होते हैं। तो एबीजी करने के बाद अगर उसमें रिजल्ट में आता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो हमें क्या है, सोडियम बाइकार्ब देना होता है पेशेंट को। यूज पैप मॉनिटरिंग, मॉनिटर फॉर निमोनिया, निमोनिया क्योंकि पल्मोनरी कंट्यूजन है, निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन, और ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन किया है तो क्या है, पेशेंट को जब एंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्यूबेशन आप कर रहे हो तो उस केस में भी पल्मोनरी निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। सो इसलिए इसमें क्या है, ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन अगर कर रहे हो पेशेंट को तो क्या है, निमोनिया के लिए भी मॉनिटर करना है, और क्या है, पेशेंट ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन से ही प्रॉपरली वेंटिलेट हो सकता है पल्मोनरी कंट्यूजन के केस में। ये इसका मैनेजमेंट है। नेक्स्ट वी विल सी कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट को कैसे मैनेज करोगे, जैसा कि अब पता है कि पेरिकार्डियल जो स्पेस होता है उसमें क्या हो जाता है, एक्युमुलेशन हो जाता है एक्सेस फ्लूइड का। तो इसमें क्या करना है, असिस्ट विद पेरिकार्डियोसिंथेसिस टू प्रोवाइड इमरजेंसी रिलीफ एंड इम्प्रूव। पेरिकार्डियोसिंथेसिस एक प्रोसीजर होता है जिसमें से क्या है, जो पेरिकार्डियल स्पेस होता है, एरिया होता है, वहाँ से एक्सेस फ्लूइड को रिमूव करते हैं। तो जब ये प्रोसीजर डॉक्टर्स कर रहे हैं तो उसमें असिस्ट करना है ताकि पेशेंट को क्या है, इमरजेंसी रिलीफ मिल सके, और पेशेंट को क्या है, जो पेशेंट का हीमोडायनेमिक्स है उसको क्या है, हम लोग नॉर्मल कर सकें। प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी थोरैकोटॉमी टू कंट्रोल ब्लीडिंग। इमरजेंसी थोरैकोटॉमी अगर करनी पड़ रही है तो उसके लिए भी हमको क्या है, प्रिपेयर रहना है और ब्लीडिंग को क्या है, कंट्रोल करना है। नेक्स्ट सिक्योर एंड सपोर्ट द एयरवे। जो पेशेंट का एयरवे है वो हमें क्या है, ध्यान में रखना है, उसको सिक्योर रखना है और एयरवे को क्या है, सपोर्ट करना है। प्रिपेयर फॉर ट्रैकियोस्टमी इफ़ इंडिकेटेड। अगर डॉक्टर क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं या फिर कार्डियक टेम्पोनेट में ऐसे केसेस बन रहे हैं तो उस टाइम पे क्या करना है, ट्रैकियोस्टमी के लिए प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट कार्डियक टेम्पोनेट में और क्या करते हैं, मॉनिटर सीरियल सीवीपी रीडिंग्स टू प्रिवेंट सर्कुलेटरी ओवरलेड। मॉनिटर सीरियल सीवीपी रीडिंग का क्या मतलब है, सीरियल सीवीपी मतलब कि आपको यहाँ टाइम डिसाइड कर लेना है, आधे घंटे 45 मिनट्स पे क्या है आपको सीवीपी क्या है, ये प्रेशर को क्या करना है, रीडिंग्स लेनी ही लेनी है ताकि आप सर्कुलेटरी ओवरलोड को प्रिवेंट कर सको। नेक्स्ट मॉनिटर फॉर SpO2 और ABG। ABG और SpO2 को क्या है, मॉनिटर करते रहना है। ऑब्टेन यूरिनरी आउटपुट, मॉनिटर थोरैसिक ड्रेनेज, जो आपने ड्रेनेज लगा के रखा है उसको भी मॉनिटर करना है। नेक्स्ट ECG मॉनिटरिंग, मॉनिटर कॉम्प्लिकेशंस लाइक एटेलेक्टेसिस, निमोनिया, रेस्पिरेटरी फेलियर एक्सेट्रा। एटेलेक्टेसिस कोलैप्स ऑफ एल्वेलाई होता है, निमोनिया और रेस्पिरेटरी फेलियर को क्या है, आपको असेस करते रहना है, मॉनिटर करते रहना है। नेक्स्ट ये कार्डियक टेम्पोनेट का एक पिक दिखाया गया है जिसमें कि ये जो एक्स्ट्रा स्पेस दिख रहा है पेरिकार्डियल स्पेस, इसमें क्या है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस दिखाया गया है। नेक्स्ट पेशेंट एजुकेशन। ठीक है, आपने अपना ट्रीटमेंट कर दिया लेकिन पेशेंट को और उनके रिलेटिव को बताया ही नहीं कि हुआ क्या है उनको और उनके साथ आप क्या करने जा रहे हैं, और इस ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को और उनके रिलेटिव को कैसा बिहेव करना है या फिर किस तरीके की लाइफस्टाइल देनी है। तो क्या है, पेशेंट को एक नर्स को एजुकेट करना पड़ता है कि क्या कि किस तरीके से आप पेशेंट के साथ बिहेव करना है या क्या उनकी लाइफस्टाइल होने वाली है, किस तरीके के मेडिकेशंस देने वाले हैं। सो क्या एजुकेट करेंगे। नेक्स्ट इस्टेब्लिशिंग स्प्लिंटिंग, स्टेब्लिशिंग और स्प्लिंटिंग। अब पेशेंट का क्या है, हम ट्रीटमेंट किया और फिर रिलेटिव सारे उनको इधर उधर हिला करके देख रहे हैं कि पेशेंट कैसा दिख रहा है, कहाँ इंजरी हुई है, नहीं करना है ऐसा। अगर जो हमने ट्रीटमेंट किया है उस ट्रीटमेंट के बाद स्टेब्लिशिंग नहीं हुई या स्प्लिंटिंग नहीं हुई सही तरीके से, तो फिर क्या होगा, हमारे ट्रीटमेंट का क्या है, कोई भी जो फ़ायदा है वो नहीं मिलने वाला है। तो पेशेंट को क्या है, स्टेबलाइज रखना है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन ऑब्जर्वेशन। सबसे ज़्यादा देर तक जो रिलेटिव होते हैं वो रहते हैं अपने पेशेंट के पास या क्लाइंट के पास, तो क्या है, उनको बोलना है कि जो एटेलेक्टेसिस या सांस लेने में दिक्कत हो रही है या पेशेंट दर्द बता रहा है, तो इस तरीके के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो आपको ऑब्जर्व करना है, नर्स को या जो भी वहाँ पे फिजिशियन देखता है उनको इन्फॉर्म करना है। और उसके बाद फिर जो पेशेंट है जब वो ठीक हो जाता है, यहाँ से घर जाता है, तो उनको क्या है, उनकी डेली एक्टिविटी में सपोर्ट करना है। उनको डेली एक्टिविटी में सपोर्ट करने के साथ साथ उनकी लाइफस्टाइल में भी मॉडिफिकेशन करना है। उनको किसी तरीके के स्पाइसेस नहीं देने हैं, अल्कोहल नहीं देना है, स्मोकिंग नहीं करवानी है। तो इस तरीके की चीज़ों को क्या है, उनको एजुकेट करना है
और हाइजीन को मेंटेन रखना है और फॉलोअप के लिए आना है एक्सरसाइजेस में क्या होता है, इस टाइम पे जो हम लोग रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस होते हैं ना, अभी शुरुआत टाइम पे जब आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो अवॉइड करते हैं, फिर डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करवाते हैं रेस्पायरोमेट्री से, ताकि लंग्स के जो फंक्शन है उसको रिस्टोर किया जा सके। तो ये भी क्या है, एजुकेट करना है पेशेंट को। ये आज की क्लास है जिसमें मैंने आपको क्या बताया, चेस्ट इंजरी के बारे में बताया, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या कॉजेस है और किस तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि पेशेंट को एजुकेट कैसे करना है या फिर उनकी जो फैमिली है उनको एजुकेट कैसे करना है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी और हमारे चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करें। rgcsk.edu को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।